नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। पुणे में हैं आजकल बाबा रामदास, वहां से जुड़ गए हैं, और लखनऊ के वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, क्या करवा के मानेंगे आप? भट्ट साहब के पास मैं बाद में आता हूं। देखिए, 24 नवंबर 2024 को संभल में वो घटना हुई थी। सर्वे टीम पर पथराव किया गया था। उसके बाद आप, हम और पूरे प्रदेश और देश की जनता जानती है कि कहां कहां खुदा, और जहां नहीं खुदा वहां भी अभी खुद रहा है, लगातार खुद रहा है। बुलडोजर लगातार अपना काम कर रहे हैं, और इससे विपक्ष के नेताओं के पेट में अब मरोड़ उठनी शुरू हो चुकी है। उनका कहना यह है कि साहब, ये कब तक चलेगा? अब कब तक चलेगा, इसका जवाब भी आ गया है। अब तक 1067 के आसपास कार्रवाइयां हुई हैं। 16 मस्जिदें जो अवैध थी वो गिराई गई हैं। 12 मजारें ध्वस्त की गई हैं। 7 कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चला है। 2 मदरसे भी ध्वस्त किए गए हैं। कुल मिलाकर के 2263 हेक्टेयर जमीन कब्जों से मुक्त कराई गई है। 2263 हेक्टेयर भूमि। 243 मामले अब तक निपट चुके हैं। कुल मिलाकर के 1067 अतिक्रमण हैं संभल में, जिनकी राजस्व की टीम ने पैमाइश की है, पहचान की है। 495 मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं, और राजस्व संहिता 2006 धारा 67 के तहत ये कार्रवाई हो रही है। इसमें चकमार्ग है, बंजर है, तालाब है, सड़क की भूमि है, ग्राम सभा की भूमि है, जहां पर कब्जे किए हुए हैं। अभी अगर हाल की बात करें तो 30 दिसंबर को कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला। 31 दिसंबर को एक तालाब के ऊपर जो अतिक्रमण थे उनके ऊपर चला। 2 जनवरी को फिर तालाब पर चला। 3 जनवरी को एक मदीना मस्जिद थी, अवैध रूप से बनाई गई थी, उसको ढहाया गया। 4 जनवरी को एक मदरसा था, उसको ध्वस्त किया गया। 5 जनवरी को बिजली चोरी का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें 30 से ज्यादा घरों को बिजली दी जा रही थी, बड़े मोटे मोटे तार डाल करके। 6 जनवरी को एक मुतवल्ली का घर था, उस पर बुलडोजर चला। 8 को फिर तालाब पर चला। 10 जनवरी को शमशान घाट पर चला। 11 को साप्ताहिक बाजार पर चला, और 12 जनवरी को ग्राम समाज की एक जमीन थी उस पर चला। अब मैं जानना ये चाहता हूं साहब, अगर आपने सरकारी गैर सरकारी जमीनों पर कब्जे करके अतीत के कई दशकों में इस तरह का एक साम्राज्य स्थापित किया है, और संभल को एक मिनी पाकिस्तान के रूप में तब्दील करने का प्रयास किया है, उस पर अगर बुलडोजर चल रहे हैं तो लोगों के पेट में दर्द क्यों उठ रहे हैं, मरोड़ क्यों उठ रही है? सर, असल में इन्होंने ये मान रखा था कि हमारे ऊपर हाथ डालने वाला कोई है नहीं, और अब तक जो इन्होंने भारत में जो शासन प्रणाली देखी थी या जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जिस तरीके से उसमें इनको एकदम खुली छूट दे रखी थी। हालांकि ये छूट तो इनको 1947 के बाद से ही मिली हुई थी, और उत्तरोत्तर इसमें बढ़ोतरी होती कि कांग्रेस के टाइम में तो ये मुझे लगता है कि फिर भी थोड़ी सी नियंत्रित थी, पर जब से ये मुलायम सिंह और उनके बेटे की सरकारें आई ना सर, इन्होंने तो मुझे लगता है कि तुष्टीकरण की अति कर दी, और सबसे ज्यादा जो उत्पात इनका, ये पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लग गए थे। और उस वक्त इनको ये गुमान हो गया था कि
हमारे ऊपर हाथ डालने वाला माई का लाल कौन है? सर बहुत सारे एरिया तो जैसे जो वो होते हैं ना, आउट ऑफ बाउंड्स हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन सरकार के लोग उन एरियाज में दिन में भी घुसने में डरते थे। सर वो गुमान तोड़ दिया है योगी जी ने। आज वहां पे एक चांद मियां है, कोई मौलाना चांद मियां, उनका नाम है पूरा ऐसे ही कुछ है सर, मौलाना चांद मियां। उन्होंने कहा था भाई ये तो एकदम पुलिस स्टेट बना दिया है योगी जी ने, और इस संभल को अयोध्या बना के मानेंगे। और ये जो भी पुलिस व्यवस्था की गई है संभल में, और मस्जिदों पे सब पे बैरिकेड लगा दिए गए हैं और वहां पुलिस तैनात की गई है, ये सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए, उनको भयभीत करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और सर ये बात तो सही है। बहुत सारी, मैं आज ही पढ़ रहा था, जब आपने ये टॉपिक दिया मुझे तो मैं पढ़ रहा था कि एक गांव है, वहां पे उन्होंने खुद ही अपने हाथ से मस्जिद तोड़ ली और करीब 525 वर्ग गज जमीन कब्जा कर रखी थी उन्होंने सरकारी, और वो खुद ही तोड़ ली उन्होंने। और ऐसे बहुत सारे जगहों पर ऐसा पाया गया कि अच्छा सर ये भी जानते थे ना कि हमने सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा करके ये घर या मस्जिद बनाई, तभी तो खुद तोड़ ली। हाईकोर्ट भी नहीं गए, तोड़ ली, उनको पता था। अच्छा इस सर इनमें एक बात चल रही है आजकल, मैं जो मुझे सुनने में आई है, ये जितने मौलाना है ना अपने फॉलोअर्स को एक ही बात कह रहे हैं, सब्र करो, हमारा भी वक्त आएगा, हमारा भी वक्त दोबारा आएगा। वो चांद मियां ने भी ये धमकी दी आज। और उस तरह वो जो बर्क साहब जो सांसद हैं, उनके पिताजी हैं, उनका नाम है ममलूकुर रहमान बर्क। उन्होंने भी कहा है कि वक्त हमेशा नहीं रहता, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, हमारा भी वक्त आएगा, ए मुसलमानों सब्र करो, हम एक एक चीज का बदला लेंगे। ऐसे ही उन्होंने एक कहीं तकरीर करी, बताई कल परसों। तो सर ये भी अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं, पर इतना ये भी मान चुके हैं कि बाबा के राज में तो कुछ नहीं हो सकता। और कोर्ट ये इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको पता है हमने अवैध, भाई आखिर कोर्ट जाने के लिए सर कुछ तो कागज पत्र लेके जाना पड़ता होगा ना, वो कागज पत्र इनके पास है। अच्छा कल तक ये बड़े गर्व से कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, है ही नहीं हमारे पास कागज, हम कहां से लाए कागज। और सर वो अब देख लीजिए, अब ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में भी अब इनके पास कागज आ गए, SIR में भी इनके पास कागज आ गए, अब कागज आ गए। पहले इनको गुमान था कि हमसे कौन कागज मांगने वाला पैदा हो गया। तो सर बाबा ने वो पूरा जो इनकी जो गलतफहमियां थी ना, वो एक सिरे से तोड़ दी हैं। पर सर बात सवाल फिर वही है कि कब तक, क्या सचमुच कल अगर योगी जी की सरकार नहीं रही तो ये जितना काम योगी जी ने पिछले 10 सालों में किया, ये तो 2 दिन में अखिलेश की सरकार आते ही पिछली बार के से 100 गुना ज्यादा गति से, ये एक दिन में तो बदले की कार्रवाई से ये लोग कार्य करेंगे। ये बात सोचने वाली है, ये बात उत्तर प्रदेश के वोटर को सोचने की जरूरत है कि ये जो बाबा ने जो ये बदलाव लाए हैं कानून व्यवस्था में, हर चीज में व्यवस्था परिवर्तन में, ये दीज शुड कंटिन्यू। क्योंकि अखिलेश की सरकार आते ही सर ये फिर पूरे वेग के साथ दोबारा इन सभी खोई हुई जमीनों पे कब्जा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इतना आसान तो नहीं होगा, परंतु ये बाज नहीं आएंगे। तो हिंदुस्तान में सभी वोटर्स को ये सोचना होगा कि ये जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, दीज शुड कंटिन्यू। जी आपको, मैं वीरेंद्र जी के पास जाने से पहले एक सवाल कर लूं, आपको यकीन है अखिलेश यादव की सरकार आएगी? बाबा जी का जवाब है मेरे पास। सर वो उम्मीद पे दुनिया कायम है। और ये मुसलमानों का एक बड़ा, ये एक तो ये अलतकैया करते हैं, ये नाटक कर, वो कई बार क्या होता है कि भालू के सामने ना वो मरने का नाटक करता है, कई जानवर भी करते हैं ऐसा ऐसा एक्टिंग करेंगे कि मर गए हो, जिससे कि आदमी सूंघ सांग के छोड़ के चला जाए ये जानवर, उसके बाद भाग जाओ उठ के। तो ये अलतकैया तो करेंगे सर, और इस उम्मीद में तो रहेंगे कि चलो आज नहीं कल कभी तो बीजेपी की एक आध चांस मिलेगा, तब देख लेंगे इन्हें।
जी देखिए वीरेंद्र, बाबा जी ये कह रहे हैं, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो काफिर हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, जाकर बता दो अभी तो करबला का मैदान बाकी है। तो बाबा जी यही उम्मीद बधा रहे हैं भाईजान लोगों को कि ना घबराओ मुसलमानों, अभी तो करबला का मैदान बाकी है। तो ठीक है, बाबा जी हमारे रहबरे मुअज्जम हैं, वो बात ये कह रहे हैं तो ठीक है। लेकिन ये बात हमें इस संदर्भ में समझनी चाहिए कि ये कोई किसी जाति मजहब के खिलाफ अभियान नहीं है। जब नवंबर 2024 में संभल की कोर्ट ने हरिहर नाथ मंदिर को तोड़ करके जो जामा मस्जिद बनाई गई है उसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे को आदेश दिया कि आप सर्वे करें, और 1914 से वो मस्जिद आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में है, फिर भी अवैध तरीके से मुसलमानों का उस पर कब्जा बना हुआ है। बाकायदा जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी पे अवैध रूप से काबिज है। ये मामला भी कोर्ट में है। तो आपने जो वहां पे गोली चलाई, पत्थर बरसाए और वकीलों पे हमला किया, तो आपने जो है तो और ये गलती आपने बार बार की। नवंबर 24 में गलती ये की संभल में, उसके बाद सितंबर 2025 में मौलाना तौकीर रजा ने कहा ये योगी ये कौन होता है कि यूपी के कौन से मुख्यमंत्री की हैसियत है जो मुझ पे आदेश चलाएगा। और योगी जी ने कहा अभी विंटर सेशन असेंबली में कि वो मौलाना भूल गया था कि यूपी में किसकी सरकार है। तो ये किसी मजहब के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ कोई अभियान नहीं है। और जिन लोगों को आपत्ति है उनको 1978 में जो दंगा हुआ था, 250 हिंदू जला के मार दिए गए थे और हिंदुओं की आबादी 48% से घटकर आज 11% आ गई है। और पिछले 45 सालों में संभल के हिंदुओं ने कभी ये नहीं जाना कि होली और दिवाली क्या होती है। आज वो जान पाए हैं कि होली दिवाली क्या होती है। योगी आदित्यनाथ जी असेंबली में एक बार बार कह चुके हैं हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। हमारे 68 तीर्थ स्थान हैं, 54 मिले थे, कुछ और मिल गए हैं, 19 कूप थे, सारे मिल गए हैं, सबका जीर्णोद्वार हो रहा है। और वहां पे जो परिक्रमा यात्रा है वो भी प्रारंभ हो गई है, बावड़ियां मिली हैं, तमाम घर गिराए गए हैं। और जो तमाम हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे जो अवैध कब्जा कर लिया गया था वो खाली करा के उनको वापस दिलाया गया है। और वो वहां पे वापस बसना शुरू हुए हैं बड़ी संख्या में। और वो लोग कोई ब्राह्मण ठाकुर जाति के नहीं है, वो उसमें 100% लोग या तो दलित हैं या सैनी जाति के पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो ये भी कोई आरोप में दम नहीं है कि बीजेपी किसी सवर्ण जाति का विशेष कोई बहुत विशेष उनको लाभ दे रही है। और संभल में जाति का मतलब ही नहीं है। हिंदू माने काफिर होता है, वो सैनी हो, वो जाटा हो, वो जाट हो, वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, सभी काफिर हैं और वाजिबुल कत्ल हैं। तो यहाँ पे जो इनका जो तर्क था कि संभल में जो वहां पे ये सर्कस और ये दबंग मुसलमानों का इलाका है, ज्यादातर तुर्क हैं और इनके दिमाग में ये फितूर बैठा हुआ है कि हमने हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, क्योंकि भारत में जो तुर्कों को मुगल कहा जाता है। तो ये जो 500 साल से ये एक गलतफहमी दिमाग में बनी हुई है, तो 500 साल इतना लंबा समय होता है कि वो फिर डीएनए का हिस्सा बन जाता है। तो बाबा जी उसी डीएनए को बदल रहे हैं और वो डीएनए बदलने में समय लगेगा। और आप तो कहते थे हम कागज नहीं दिखाएंगे, आपने दिखाया वक्फ प्रॉपर्टी के। और अगर आपको जो आपने संख्या भी बताई कि इतने मदरसे तोड़े गए हैं, संभल में नहीं हुआ है खाली। अप्रैल 2025 में, मई में, जून में जो भारत नेपाल सीमा पर ईस्टर्न यूपी के जिलों में, महाराजगंज में, बहराइच में, बस्ती में, सिद्धार्थनगर में बड़े पैमाने पर जो भारत नेपाल सीमा पर जो नो मैंस लैंड है उस पे कोई निर्माण नहीं हो सकता। उस पे मदरसे बने हुए थे, मस्जिदें बनी हुई थी, मज़ारें, दरगाहें बनी हुई थी, वो सब तोड़ी गई हैं बड़ी संख्या में। और जो छांगुर गिरोह है, मैं जिसको कहता हूँ झिंगुर जिहादी, उसको मीडिया में नाम आता है छांगुर बाबा, उसका कितना लंबा रैकेट जो है यूपी पुलिस ने एक्सपोज किया है। और अभी जो है अभी कल परसों ही लखनऊ के केजीएमसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर रमीजुद्दीन पकड़ा गया है, और वो कैसे हिंदू डॉक्टर लड़कियों को जो है वो बहला फुसलाकर इस्लाम में कन्वर्ट करवाता था।
और सबको जो है और कैसे रैकेट चल रहा था, उसमें उसके माता पिता भी गिरफ्तार हुए हैं और उसके झिंगुर जिहादी से भी संबंध मिले हैं। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है भारत को दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुमालिक बनाने का। और जो केरल का जो जिहादी संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसका तो घोषित डॉक्यूमेंट है कि 2047 तक हमको भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना है। तो अब उनके आड़े बाबा जी आ गए हैं। तो कानून तो सरकार जो कुछ भी कर रही है वो केवल कानूनी कार्रवाई के आधार पे कर रही है। और जिस रेवेन्यू कोड का हवाला दिया आपने अभी 2006 का, ये भी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उस समय बनाया गया था। और इसकी अगुवाई करने वाले उस समय के राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी थे, बलिया वाले। तो ये रेवेन्यू कोड भी समाजवादियों की ही देन है। और इसने अंग्रेजों के जमाने का जो आपका रेवेन्यू लॉ था उसको बदला था। तो जो कुछ भी हो रहा है वो कानून सम्मत हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि संभल के मामले में मुसलमान हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं गए हैं। हरिहर नाथ मंदिर या जामा मस्जिद का मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये कार्रवाई तो भी बड़े पैमाने पे होनी है, पूरे प्रदेश पे होनी है। वाई ओनली संभल? क्या मेरठ में नहीं है? क्या गाजियाबाद में नहीं है? क्या लखनऊ में नहीं है? क्या कानपुर में नहीं है? और अभी तो जो है अप्रैल में वक्फ एक्ट पास हुआ है और अभी समय मिला हुआ है कि आप जो वक्फ का जो पोर्टल है उम्मीद नाम से है, UMMEED, उसमें आप अपना करा ले रजिस्ट्रेशन। तो अब यूपी में वक्फ प्रॉपर्टी, एनिमी प्रॉपर्टी, इवैक्वी प्रॉपर्टी और नजूर लैंड, इन चारों कानूनों के साथ एक साथ जो है सरकार की पूरी जो है इस पे सर्वे हो चुका है। सरकार के पास रिपोर्ट है और सरकार वक्फ कमेटी को लेकर ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी वक्फ बिल के लिए, उसकी जो कमेटी लास्ट ईयर जनवरी में लखनऊ आई थी, उसमें सरकार ये बाकायदा पूरी विधिक रिपोर्ट दे चुकी है कि 1.25 लाख वक्फ प्रॉपर्टी में 77 वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं वो सरकारी जमीन पे हैं। अभी इन सबको खाली होना है। तो संभल के लिए अभी तो मेरा मानना जो कुछ हुआ है ये तो मेयरली द बिगिनिंग है, ये तो अभी शुरुआत है। ये यूपी ऐसे इस्लामिक स्टेट नहीं बन जाएगा। बाबा जी, ये जो विपक्ष वाले छाती पीटना शुरू करते हैं और कहना शुरू करते हैं कि एक समुदाय के लोगों को, एक संप्रदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या अवैध कब्जे दूसरे समुदाय और संप्रदाय के लोगों ने नहीं कर रखे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सर देखिए, ये प्रश्न तो बड़ा स्वाभाविक है और जब आप जो कार्रवाइयां हो रही उनकी लिस्ट देखेंगे तो ये आरोप लगेंगे। और सच्चाई ये है, जैसा कि वीरेंद्रनाथ भट्ट साहब ने कहा, कि सरकारी जमीनों पे, ग्राम समाज की जमीनों पे, वन विभाग की जमीनों पे, रेलवे की जमीनों पे और गांव में स्पेशली सर जो पुराने चक्रोड थे उन पे, तालाबों पे बहुत ज्यादा अतिक्रमण है। उसके बाद आपने देखा होगा जो गांव में खेल के मैदान और गौचर भूमियां होती हैं उन पे बहुत ज्यादा अतिक्रमण है। पक्के निर्माण तो इस पे कम मिलते हैं परंतु उनको जोत के खेती करते हैं किसान। सर ये सारी की सारी हटाई जाने की जरूरत है। और ऐसी बात नहीं है, आजमगढ़ जिले में और गाजीपुर जिले में बहुत सारे हिंदुओं के घरों पर भी बुलडोजर चला है। हाँ, यस, ये चूंकि चिल्लाते ज्यादा हैं। हाँ, मदरसा टूटता है। 1 मिनट सर, चेचन्या में जब कार्रवाई हुई थी ना, रूस ने की थी, तो यहां वाले चिचिया रहे थे और अमर जवान ज्योति को लाते मार रहे थे मुंबई में। हाँ, मुंबई में। याद है ना? मनमोहन सिंह की सरकार थी केंद्र में और महाराष्ट्र में भी सरकार कांग्रेस की थी, पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर थे। हाँ, तो तेरा मेरा क्या रिश्ता, या इलाहा इल्लल्लाह। सर ये जो है ना, ये जो रिश्ता है, इसकी वजह से लोग चिल्लाते ज्यादा है। अभी एक हिंदू का घर, एक बात बताइए, वो एक लड़का था प्रयागराज में, यादव था, उसका गला रेत दिया मुसलमानों ने आपसी रंजिश में। किसी यादव जी के मुंह से चू नहीं निकली। क्यों? क्योंकि मारने वाला भाईजान था।
और बेशक कटने वाला यादव था, पर नहीं, अभी कोई भाईजान मार दिया होता तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम मरसिया पड़ता, मातम मनाता, छाती पीटता। मैं तो हमेशा यादवों से कहता हूं कि तुम भी इनके लिए सिर्फ गिनी पिग्स हो। तुम्हारे लिए ये अखिलेश यादव कभी रोने नहीं आएगा। मैं एक बात और बताता हूं सर, कुछ लोगों को सुनने में बहुत बुरी लगेगी। उत्तर प्रदेश में मेरे एक मित्र हैं जो कि उनके स्कूल चलते हैं, तो उन्होंने अपने स्कूल में सर एक मैदान में एथलेटिक्स की एक एकेडमी बना दी। उसमें एक बच्ची तैयार हुई, उसका नाम है रोशनी यादव। उस बच्ची को सर नेशनल्स खेलने जाना था और वो बड़ी प्रॉमिसिंग बच्ची है, इंटरनेशनल एथलीट बनेगी। नाम है रोशनी यादव। वो मेरे फेसबुक फ्रेंड थे। उन्होंने कहा कि दादा आप अगर एक फेसबुक पे पोस्ट लिख देंगे, इस बच्ची की कुछ मदद हो जाएगी, इसके पास प्रॉपर जूते तक नहीं। और आजकल सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बहुत महंगा है, इंटरनेशनल इक्विपमेंट आता है। सर हमने पोस्ट लिखी, मैंने पोस्ट लिखी, और वो बच्ची ना पैदल जाती थी प्रैक्टिस करने, उसको एक स्कूटी की बड़ी सख्त जरूरत थी। सर मैंने फेसबुक पे पोस्ट लिखी और एक दिन में लगभग 1.5 या 2.25 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था। उस लड़की का परिवार कट्टर सपाई, वो हमने सोशल मीडिया पे देखा। सर किसी यादव ने 1 रुपया उसके क्राउड फंडिंग में नहीं दिया। जितना दिया सब राष्ट्रवादियों ने दिया, ये जानते हुए कि ये सपाई परिवार है। सर ये है समाजवादी पार्टी की हकीकत। इसलिए ये जो छाती पीट मुहर्रम मनाया जाता है ना, और ये सिर्फ ये नहीं मनाएंगे सर, उसके लिए राहुल गांधी भी खड़े हो जाएंगे, उधर स्टालिन भी खड़े हो जाएंगे, ममता बनर्जी भी खड़ी हो जाएगी। अरे पूरा इंडिया अलायंस खड़ा हो जाएगा, पूरा नहीं, इंडिया अलायंस आजकल खड़ा हो जाएगा। आजकल तो उद्धव भी लाहौल विला हाँ, कुवत के उद्धव में तो है। सर, उद्धव तो दिन में 5 बार प्याज खा रहे हैं आजकल। जी हाँ, जी हाँ। आजकल वो वीरेंद्र ऐसे, जी, अब इस्लामिक उद्धव सेना हो बताते गई हैं कि ऐसे हाथ नहीं धोते सर, ऐसे करके हाथ धोता है उद्धव ठाकरे, ऐसे ऐसे करके। वीरेंद्र जी, अब वो वजू करता है। हाँ, आपने आज एक आंकड़ा दिया कि किसी समय ये करीब करीब 45-48% थे संभल में, जो घट करके अब 15-20% के बीच में कहीं है। और ये बात 11% सर, 11% है जी। तो ये इतनी संख्या में अगर पलायन हुआ है तो एक तो भीषण दंगे, आग में झोंक देना उनको दंगों के दौरान, वो दंगे को कौन भूल सकता है। 78 का शायद वो दंगा था। और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर पलायन, लोग अपने घरों को भी छोड़ करके चले गए। और उसके बाद इनका हिंदुओं के आस्था स्थलों पर कब्जे, जिनको किसी ने रोका नहीं, अब वो ढूंढ ढूंढ करके निकाले जा रहे हैं। तो संभल में जो कार्रवाई हो रही है, मैंने शुरू में कहा था कि ये मुझे लगता है कि एक बड़ा इशू बनेगा 2027 के विधानसभा चुनाव में। बहुत सारे लोगों ने कहा था तब के अभी समय है, 3 साल का समय है, किसी ने कहा 2.5 साल का समय है तब तक। लेकिन अब ये लग रहा है कि संभल में जितनी अवैध अतिक्रमण की संपत्तियां हैं जो चिन्हित की गई हैं, इनको हटाने में तो बरसों लगने वाले हैं। सर वाई ओनली संभल, पूरे यूपी में ये काम होना है। अभी पिछले हफ्ते देवरिया शहर में एक प्राइम लैंड पे जो इलीगल दरगाह बनी हुई थी उसको तोड़ा गया है, और तर्क केवल ये दिया जा रहा था 50 साल से बनी है। अरे भाई जमीन किसकी है? आप क्या उसके राइटफुल ओनर हैं? क्या आप उसके क्या आपके पास उसका लीगल ओनरशिप का कोई डॉक्यूमेंट है? क्या आपके नाम किसी ने उसकी रजिस्ट्री कराई है? आपने जमीन किससे खरीदी है? मालूम बस अब जमीन तो वो तो रोड साइड लैंड है, पीडब्ल्यूडी की लैंड है। तो ये काम जो है बड़े पैमाने पे होना है। और अगर आपको भारत को वास्तव में सेकुलर राष्ट्र रखना है, और आपको अगर उत्तर प्रदेश को हिंदुओं के रहने के लायक बनाना है, कश्मीर, आसाम और पश्चिम बंगाल बनने से रोकना है, तो ये कड़े फैसले करने होंगे। इसमें कोई जो
ये मामला भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं है। ये चुनावी राजनीतिक नफा नुकसान का मुद्दा नहीं है। यूपी में 1986 1 फरवरी को अयोध्या में ताला खुला था और ताला खुलने के बाद 1992 में मस्जिद का जो विवादित ढांचा था वो डिमोलिश हुआ। उसके बाद लगातार अगले 20 साल तक पूरे मीडिया में यही चलता रहा कि बीजेपी के लिए चुनाव में अयोध्या मंदिर का मंदिर मुद्दा बनेगा, बीजेपी मंदिर के मुद्दे को गरमाएगी। लगातार ये लाइन चलती रही और बीजेपी ने कहा भाई हमारा ये हम मुद्दा क्या बनाएंगे, ये तो मामला कोर्ट में चल रहा है और जैसा कोर्ट का निर्णय होगा वैसा हम स्वीकार करेंगे, सभी लोग स्वीकार करेंगे। तो उसी तरीके से संभल के मामले को या ईस्टर्न यूपी में आपको याद होगा नुपुर शर्मा का जो कांड को टीवी में डिबेट के संग जो टिप्पणी लेके विवाद हुआ था मई 2021 में, उसके बाद बड़े पैमाने पर दंगे करने की कोशिश की गई थी कानपुर में और वहां पे केवल एक घनी मुस्लिम आबादी में के बीच में हिंदू बस्ती थी, उसको खाली कराने का प्रयास किया गया था। कानपुर में भी बड़े पैमाने पर सर्वे किया गया है, बड़ी बड़ी मस्जिदें दरगाहें सरकारी जमीन पे बनी हुई हैं, वो भी खाली होनी है। प्रयागराज में भी ऐसी दंगा किया गया था तो एक जावेद ट्रंप था, उसका घर तोड़ दिया। जावेद पंप, मैंने ट्रंप नाम ले लिया, जावेद पंप का जो है बड़ा भारी घर तोड़ा गया था प्रयागराज शहर में। तो ये काम बड़े पैमाने पर होना है और यूपी में पिछले 1980 से लेकर के और खास करके 89 में जनता दल की सरकार जब बनी है, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने हैं, फिर 93 में सपा बसपा की सरकार बनी है और फिर जो है मुलायम सिंह फिर मुख्यमंत्री बन गए 2003 से 7 में, फिर 7 से 12 बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, फिर 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार रही। तो बड़े पैमाने पर भारत तो एक तरीके से ये यूपी इस दौर में तो दारुल हर्ब की बजाय दारुल इस्लाम बन गया था, दारुल खिलाफा बन गया था। यहाँ तो खलीफा की हुकूमत चल रही थी। तो खलीफा की हुकूमत ने जो पिछले 25 साल में और विशेषकर से 1947 के बाद नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सेकुलरिज्म में जो एक बिल्कुल फ्री रन मिला हुआ था, जहां चाहो वहां कब्जा कर लो, जहां चाहो गाय काटो, जहां चाहो भैंस काटो और जो है खाल हड्डी का व्यापार करो। तो अब जो चीजें पिछले 7-8 दशकों से खुलेआम चल रही थी कानून के बावजूद, तो उनको एक संस्थागत स्वरूप मिल जाता है और फिर सरकारी अमले की, पुलिस की उनके प्रति एक अजीब किस्म की उदासीनता पैदा हो जाती है, क्योंकि उनको सरकार से ये संदेश मिल जाता है ये मामला मुसलमानों का, इस पे नहीं बोलना है। जी जी। तो अब 8 दशक पुरानी जो रवायत है, जो परंपरा है, अगर योगी जी बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो समय तो लगेगा। लेकिन ये सही है कि संभल में से सबसे बड़ा मैसेज ये जा रहा है कि आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है। जितने भी डिमोलिशन हुए हैं, एक में भी आप जो है मुसलमान पक्ष अपना कानूनी दावा सिद्ध नहीं कर पाया और ये साबित हो गया कि ये सारी मस्जिदें और दरगाहें, मज़ारें, मदरसे, कब्रिस्तान, ये सब जो है अवैध कब्जे करके बनाए गए हैं, जो या तो हिंदुओं की जमीन है, वो प्राइवेट लैंड है, या वो सरकारी जमीन है। मेरी ये सलाह है आपको, आप जावेद ट्रंप कह गए, ट्रंप आपको उठवा लेगा, आप थोड़ा संभल करके बोला करें, आजकल वो बहुत खतरनाक मोड़ में है। तो बाबा जी आप ये बताइए, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, अलग अलग जगहों पर हमने देखा है, उत्तराखंड में भी, हिमाचल में भी, जहां आपका आजकल ठिकाना है, अलग अलग जगहों पर, झारखंड से लेकर के असम तक और उत्तर प्रदेश में भी जो सीमाई जिले हैं वहां भी आप देख लीजिए, पूरा डेमोग्राफिक एक मिशन पर लगे हुए हैं ये लोग कि उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लो। तो एक, मैं बार बार संभल का नाम इसलिए ले रहा हूं कि संभल को एक प्रतीक के तौर पर, एक टेस्ट केस के तौर पर, और यहां से एक मैसेज भी देने की कोशिश हो रही है कि आपने अगर अवैध काम किए, नियम कायदे कानूनों को तोड़ करके आपने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए, तो देर सबेर आपको उसका भुगतना पड़ेगा और एक बहुत बड़ा
बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। एक संदेश है सीधा। सर संदेश तो है, पर बात यह है कि क्या बाकी चीफ मिनिस्टर्स उस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं? सर जो तत्परता योगी जी दिखा रहे हैं, मुझे वो तत्परता ना हरियाणा में दिखाई देती है, उत्तराखंड में बेशक धामी साहब थोड़ा बहुत कुछ करते दिखाई देते हैं, हाँ, बाकी और कहीं नहीं दिखाई देती, न राजस्थान में न एमपी में। वहां पर भी सर अतिक्रमण का तो यही हाल है। मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर था सर, उसने अपने मुख्यमंत्री जब वो बना 98 में, तो उसने सर सबसे पहले तो रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को और सबको, मुसलमानों को बोला कि जम्मू के इर्द गिर्द जहां जितनी सरकारी और गवर्नमेंट लैंड है और जितनी वन विभाग की जमीनें, सब कब्जा कर लो। वहां पे रातों रात सर मस्जिदें खड़ी हो गई और जम्मू के चारों तरफ 5 किलोमीटर की एक पट्टी मुसलमानों की बना दी गई, पूरे चारों तरफ 360 डिग्री। उसके बाद 2001 में वो एक रोशनी एक्ट ले आया कि तब प्रदेश के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए अगर आपने सरकारी जमीन पे घर बना रखा है तो उसके लिए कुछ राशि भर दो तो वो जमीन आपकी हो जाएगी। सर पूरा का पूरा जम्मू बेच डाला। फिर 2018 में आके उस एक्ट को रद्द किया गया और वो फिर 2020 में हाई कोर्ट ने भी जो है उसको रद्द किया, और वो थोड़ी बहुत कोशिश की मनोज सिन्हा जब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उसको हटाने की, पर उसमें भी उनको सहायता नहीं मिली। सर वो स्क्वैटर्स आज भी सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और जम्मू के इर्द गिर्द हजारों मस्जिदें। तो सर ये जब सरकारें ही ये काम करवाएंगी तो सर बाकी आने वाली सरकारों में इतनी विल पावर ही नहीं होती थी कि वो इनको हटा सके। एक आध हो तो हटा ले, सब जहां हजारों है वहां कौन हटाएगा? इतनी विल पावर ही नहीं है। तो न वो विल पावर मनोज सिन्हा दिखा सके, तो अब तो खैर उनके बेटे की ही सरकार है, वो तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा। और महबूबा तो मुफ्ती तो इनसे भी 3 कदम आगे। पर सर ये जब तक इन सब ने मिलके हमारे देश को बनाना रिपब्लिक बना रखा है, सर योगी जैसा सीएम हर कोई नहीं है। अब देखना होगा कि क्या ये दृढ़ता है, ये संकल्प अन्य चीफ मिनिस्टर्स, अन्य सरकारें भी दोहरा पाती है कि नहीं दोहरा पाती, देखना ये है। योगी जी तो कर रहे हैं, योगी जी ने तो मिसाल कायम कर दी। योगी जी ने तो लॉ एंड ऑर्डर के अब तक आपने देखा होगा कि सिर्फ जो है घुटने पे गोली लगती थी, कल से पिछवाड़े पे भी गोली मारनी शुरू कर दी। वो एक वीडियो चल रहा है। तो सर अब तो नया शब्द आ गया, हाफ एनकाउंटर। हाफ एनकाउंटर, अब फुल एनकाउंटर नहीं होता है। तो सर बात यह है कि ये दृढ़ इच्छा शक्ति बाकी सरकारों को, बाकी मुख्यमंत्रियों को भी दिखानी होगी जो योगी जी दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। व्यस्त समय में से आप लोगों ने समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। दर्शकों से एक निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।